नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा और आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। सबसे पहला फीचर पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमने बात की थी कि एक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इनमें से जो जुडिशरी होता है वो जनरली इंडिपेंडेंट होता है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्या रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एक देश की गवर्नमेंट किस प्रकार की गवर्नमेंट है। हम कहते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। देखिए, हम हर 5 वर्षों में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, राइट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है, राइट। सो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया लेजिस्लेचर। अब इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ मेंबर्स जो हैं वो मंत्री बन जाते हैं, एक व्यक्ति जो है उनमें से पीएम बन जाते हैं और बाकी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिस्सा बन जाते हैं और इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, राइट। तो अब इसमें देखने को क्या मिल रहा है हमें कि लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव का जन्म हो रहा है, राइट। सो जहां पर भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ये रिलेशनशिप हो, यानी कि लेजिस्लेचर से अगर एग्जीक्यूटिव निकल कर आए तो उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ एक अलग पैरेलल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर में से कोई व्यक्ति एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं बन सकता। जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस यूएस में हमें देखने को मिलते हैं वो वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, या वहां के प्रेसिडेंट की जो टीम होती है, जो वहां के प्रेसिडेंट के साथ काम करने वाले सेक्रेटरीज होते हैं, वो मेंबर ऑफ कांग्रेस नहीं बन सकते। और जो प्रेसिडेंट हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमें यूएस में देखने को मिलता है, राइट। अब नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दैट इज हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आर डिफरेंट। देखिए, हमने एक वीडियो में हेड स्टेट की डेफिनेशन जो है वो पढ़ ली थी। अब हमें यह भी पता है कि इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक व्यक्ति को हम प्रेसिडेंट चुनते हैं। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारी भारत राष्ट्र का हेड होते हैं, जिनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे देश में जितना भी काम होना है वो इनके अंडर होगा, इनके अधीन होगा या इनके सिग्नेचर्स के द्वारा होगा, राइट। अब इनको एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट का गठन होता है, यानी कि सरकार का गठन होता है, जिनकी हमने यहाँ पे बात करी थी एग्जीक्यूटिव की, राइट। सो ये जो गवर्नमेंट है इनका एक हेड होता है जिनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो अब प्राइम मिनिस्टर जो है और प्रेसिडेंट दो हेड हो गए। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, राइट। अब जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती हैं कि जी साहब आप देश में ये एक्शन लीजिए या ये पॉलिसी आप साइन करें। जैसे ही गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है तो ही इज ड्यूटी बाउंड कि उनको वो एक्शन लेना पड़ता है, राइट। अब आपको यहाँ पे एक मोटा मोटी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि एक हेड ऑफ स्टेट होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जिनको हम पीएम कहते हैं, और ये दोनों डिफरेंट होते हैं। यूएस के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, राइट। सो वहां पर ये डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के केस में ये दोनों व्यक्ति जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट हम फीचर जो पढ़ेंगे दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब ये देख लेते हैं। देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कई सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये ब्लेम लगाया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, राइट। सो वो कहते हैं कि जी इसमें कुछ नया तो है ही नहीं,
जो पहले और संविधानों में या और कॉन्स्टिट्यूशंस में बातें लिखी गई हैं, उन्हीं बातों को उठाकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। अब इस चीज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया गया था, उस पीरियड तक आते आते विश्व के बाकी जितने भी बड़े बड़े संविधान थे वो ऑलरेडी लिखे जा चुके थे। सो देयर वाज नथिंग न्यू लेफ्ट टू मेक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, हमने जितने भी दूसरे संविधान थे उन सब से आइडियाज लिए थे और उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या इंडिया की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश की थी। और आइडियाज आर ऑलवेज फ्री, राइट? उन पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कौन से सोर्सेस से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स डाले हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, आइडिया ऑफ इमरजेंसी एंड द आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑफिस ऑफ गवर्नर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म को भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेडरलिज्म में दो गवर्नमेंट्स का होना जरूरी होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर देश को चलाती हैं। आइडिया ऑफ इमरजेंसी भी आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। द आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? देश की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? सबसे पहले तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल, कि एक संविधान का प्रियम्बल होना चाहिए, जिसमें संविधान में क्या क्या लिखा गया है उसकी एक रूपरेखा हम लिख देते हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। वहां पर 1 से लेकर 10 तक अमेंडमेंट्स की गई और उन 10 अमेंडमेंट्स में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया और उन अमेंडमेंट्स से फंडामेंटल राइट्स को हमने उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। अब इसका क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा जो होती है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस। जो अपर हाउस होती है उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन का काम करते हैं। जो लोकसभा होती है उसमें क्या होगा, वहां पे जितने भी एमपीज हैं उनमें से एक एमपी को चुनकर हम स्पीकर बना देते हैं, राइट? लेकिन इंडिया की जो अपर हाउस है उसमें ऐसा नहीं है। वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट चुनकर हम भेजते हैं वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और उनका कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता। अब है टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस। कितनी है टर्म? 6 इयर्स, और ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसकी हमने ऊपर बात करी, और जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जो भी 3 ऑर्गन्स की हमने बात करी उनमें से जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना चेक रखती है। वो कैसे? देखिए, जुडिशरी का ये चेक रखना होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा एक्शन ना लें जो कि संविधान के दायरे से या कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन से बाहर जाए। अगर लेजिस्लेचर या जुडिशरी कोई ऐसा स्टेप लेती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन से बाहर जाता है तो जुडिशरी उस स्टेप को स्टक डाउन कर सकती है या उसको नलिफाई कर सकती है। इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट इज यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के संविधान से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। सिविल सर्विसेज, जो कि आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा, ये सब होती हैं। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि जो भी पार्लियामेंट द्वारा कानून बना दिया गया उससे ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून की उल्लंघना करता है तो उसे सजा का प्रावधान होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट है या फिर वो आम नागरिक हो, राइट? सिंगल सिटीजनशिप। हम सब भारत के नागरिक हैं। जिस भी स्टेट में रहते हैं हम अलग से उस स्टेट के नागरिक नहीं हैं। यूएस में क्या होता है, आप यूएस के सिटीजन भी हो, प्लस जिस स्टेट में आप रहते हो आप उस स्टेट के भी सिटीजन होते हो। लेकिन इंडिया में आप केवल इंडियन हो, उसके अलावा आपकी कोई और सिटीजनशिप नहीं है। ऑफिस ऑफ कैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है।
ये जितने भी सरकारों के खर्चे होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सब के खर्चों को ऑडिट करने वाला एक ऑफिस है। इलेक्शन सिस्टम, हमने यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम जो लिया है दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोल, राइट, FPP। तो अब इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि वो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म हमने देखा कि दो गवर्नमेंट्स होती हैं देश को चलाने के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं इनके हाथ में कम पावर्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। और जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती हैं। रेजिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर। देखिए, शेड्यूल 7 में हम 3 लिस्ट्स को पढ़ते हैं। ये 3 लिस्ट वो हैं जो जिनमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती हैं। लिस्ट 1 जो है वो है सेंट्रल लिस्ट, वो जिसमें वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लिस्ट 2 में वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती हैं। लिस्ट 3 में वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं और जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब वो सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट्स का हिस्सा नहीं बनते, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक नया सब्जेक्ट है, एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है, राइट, वो उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं था जब हमारा संविधान बना। तो उस सब्जेक्ट को हम कहाँ पुट करेंगे? उस सब्जेक्ट को हम बोल देते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब जितने भी नए नए सब्जेक्ट होंगे जिनको हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहेंगे, उसके ऊपर कानून बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राइट। और ये हमने फीचर कहाँ से लिया? ये फीचर हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हम शेड्यूल 7 में देखते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? ये एक ऐसी लिस्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार है कानून बनाने का। इसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इसकी क्या निटिग्रिटीज होती हैं। दूसरा इसमें है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देश को चलाएंगी और इस तरीके से चलाएंगी कि दोनों का एम एक ही है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। तो इनको आपस में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको म्यूचुअली बैठकर रिजॉल्व करना होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर देश को चलाना होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 301 दैट इज फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए, अगर आप मान लीजिए पंजाब के नागरिक हैं और आपको नागालैंड में अपना कुछ सामान जो है वो बेचना है, तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आप उसको बड़े आसानी से पंजाब से नागालैंड भेज सकते हैं और बेच सकते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उससे पहले देश जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था। अगर आप मान लीजिए ये स्टेट 1 से स्टेट 5 में अपना कोई सामान भेजना चाहते हैं तो बीच में जितनी भी स्टेट्स आती थी वो अपना ऑक्ट्रॉय टैक्स और वेरियस अदर टैक्सेस मांगती थी और वसूल करती थी। सो एक तरह से फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं होता था। उसको लाने के लिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स और इंटरकोर्स प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 301 लाया गया और वो हमने कहां से आइडिया लिया? दैट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक बहुत ही खूबसूरत जो आइडिया या बहुत ही खूबसूरत फीचर उठाया, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं या कोई भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये एक ऐसी टॉर्च मैं कहता हूं या एक गाइडिंग लाइट है जो हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि हमें किस दिशा में अपनी पॉलिसीज बनानी है, किस दिशा में अपने कानून बनाने हैं और हमारे देश को हमने किस दिशा में लेकर जाना है, राइट। सो चाहे वो विमेन्स एम्पावरमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, राइट। सो ये सारी चीजें जो है हमारे को DPSPs में देखने को मिलती हैं। मैनर ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। हम एक रिपब्लिकन कंट्री हैं जहां पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो
प्रेसिडेंट हैं। अब उन प्रेसिडेंट के चुनाव कैसे होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और वो जो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। नेक्स्ट इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वीमर एक जगह है जर्मनी में, और यहाँ पर हिटलर के आने से पहले एक संविधान बनाया गया था। उस संविधान को कहते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। उस संविधान से हमने कुछ प्रोविजंस लिए, देख लेते हैं। एक है इमरजेंसी पावर्स टू बी वेस्टेड इन सेंटर, यानी कि कभी भी अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उस टाइम पे जो भी पावर्स होंगी वो सब सेंटर के हाथ में आ जाएंगी। और दूसरा है सस्पेंशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमें पता है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, दीज आर इंडिस्पेंसिबल राइट्स, बट स्टिल इनमें से कुछ जो राइट्स हैं वो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड हो जाते हैं, राइट। तो ये हमने फीचर कहां से लिया? ये फीचर लिया वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। इसके बाद के जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।